मैं अनीता सरकार, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जालबांधा। हम कक्षा 12वीं की अध्याय 7 समाकलन का आज अध्ययन करेंगे। समाकलन क्या है? समाकलन हम अवकलन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो जस्ट उसकी विपरीत क्रिया ही समाकलन कहलाती है। हम अवकल में क्या करते थे? अवकल में किसी भी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते थे। तो समाकलन में क्या करेंगे? हमको अवकल गुणांक जो दिया रहेगा उसका फलन ज्ञात करेंगे। यानी कि अवकल गुणांक हमको दिया रहेगा तो वो किसका अवकल गुणांक है वो ज्ञात करना ही, उस फलन को ज्ञात करना ही समाकलन कहलाएगा। हमारे पास कुछ प्रमाणिक समाकलन दिए हुए हैं, क्योंकि हम अवकलन में कुछ सूत्रों को पढ़ चुके हैं। उन सूत्रों के प्रमाणिक समाकलन के सूत्र बनाए गए हैं। जैसे पहला सूत्र हम जानते हैं कि अवकलन में x की घात n में अवकलन में घात सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। तो चूंकि समाकलन अवकलन का अपोजिट है, उस स्थिति में यहाँ n का गुणा हुआ और घात कम हुई, तो समाकलन उसका अपोजिट होने के कारण x की घात n dx उसका समाकलन जब कर रहे हैं हम समाकलन अवकलन में हम d/dx fx इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो समाकलन का चिन्ह इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर d/dx सामने लिखा जाता था अवकलन में, तो समाकलन में dx पीछे की तरफ बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर x की घात n का अवकलन हम देख रहे हैं, तो यदि उसके समाकलन की बात करें तो समाकलन में n यहाँ कम होता है और यहाँ समाकलन में n एक बढ़ जाएगा। जस्ट विपरीत प्रक्रिया के लिए यहाँ n पहले सामने आता है, फिर घात कम हो जाती है, यहाँ घात एक बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई घात नीचे आ जाएगी। यानी x की घात n का समाकलन का सूत्र हुआ x की घात n+1 अपॉन n+1। इसमें ये सूत्र में विशेष बात यह है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। यदि -1 होगी उस स्थिति में ये अनंत शो हो जाएगा। तो ये सूत्र तभी अलाउ होगा जब n की वैल्यू -1 ना हो। दूसरा हम अवकलन में पढ़े थे log x जब आधार e हो, तो log x का अवकलन 1/x, तो उसका समाकलन 1/x का समाकलन log x हो जाएगा। e की घात x का अवकलन e की घात x पढ़े थे, तो e की घात x का समाकलन e की घात x। जब समाकलन का सूत्र लगाते हैं तो समाकलन का चिन्ह और dx दोनों हट जाता है और e की घात x का समाकलन का सूत्र लग जाता है। यहाँ पर अब e की घात x के आधार e के अलावा यदि कोई और हो, चरघातांकी में a आधार हो, a की घात x हो, तो उसका अवकलन पढ़े थे हम a की घात x log a। आधार में e है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a लगाना है log a। समाकलन में यदि हम देखें यहाँ पर log a का गुणा किया है तो log a की घात x का समाकलन करेंगे तो log a का यहाँ भाग हो जाएगा। तो a की घात x का समाकलन a की घात x अपॉन log a। sin x का हम अवकलन जानते थे cos x, तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x। cos x का हम अवकलन पढ़े थे -sin x, तो sin x का समाकलन हो जाएगा -cos x। हमारे पास अवकलन में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 त्रिकोणमितीय पद होते हैं। 6 की 6 का अवकलन होता है, पर जब हम इसका समाकलन में उल्टा कर रहे हैं तो हमारे पास साइन और कॉस का समाकलन का सूत्र है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टैन का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो गया टैन। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो गया माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का अवकलन हम पढ़े थे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ सेक एक्स इंटू टैन एक्स का समाकलन हो गया सेक एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उसका समाकलन हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। तो समाकलन में हम ये साफ बात देख रहे हैं कि अवकलन में 6 त्रिकोणमितीय पदों का अवकलन होता है, उसका सूत्र होता है जिसको हमने ज्ञात किया है। परंतु समाकलन में साइन और कॉस का प्रमाणिक जो सूत्र स्टैंडर्ड हम जो समाकलन का फॉर्मूला देख रहे हैं उसमें साइन और कॉस का तो हमारे पास समाकलन का सूत्र दिया है, टैन और कॉट का समाकलन का सूत्र अभी तक हम नहीं है यहाँ प्रमाणिक में। स्क्वायरिंग में सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर ये 2 का सूत्र है, ये आपको याद रखना है। और गुणा के फॉर्म में सेक एक्स और टैन एक्स, और दूसरा है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये 2 प्रमाणिक आपके पास
फॉर्मूले हैं, तो आपको याद रखना है साइन कॉस का समाकलन आपके पास अवेलेबल है, स्क्वायरिंग में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का समाकलन अवेलेबल है, और गुणा के फॉर्म में सेक एक्स इन टेन एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन अवेलेबल है। इसी को आधार बनाकर हम फिर नए सूत्रों का इजाद करेंगे। उसके बाद अगला प्रामाणिक सूत्र आ रहा है हमारे पास। हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स या बोलो कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में ऋण का फर्क था। अवकलन में फॉर्मूला आता था 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अब हम समाकलन करेंगे तो डी एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करेंगे तो या तो आप साइन इनवर्स लिखते हैं तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखिए, तो कॉस इनवर्स लिखते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में लिखिए। इसी प्रकार हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का अवकलन और माइनस कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन का हम जानते थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि हम जब इसका समाकलन का सूत्र लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा समाकलन का या तो पॉजिटिव फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स और नेगेटिव फॉर्म में माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और लास्ट में 13 नंबर का हमारे पास स्टैंडर्ड मानक प्रामाणिक समाकलन का सूत्र बना देख रहे हैं हम, सेक इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं 1/√x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी हम जब इसका समाकलन करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, समाकलन में इसका फॉर्मूला है या तो पॉजिटिव रूप में आप सेक इनवर्स एक्स लिखिए, नेगेटिव रूप में कॉसेक इनवर्स एक्स लिखिए। तो ये टोटल 13 फॉर्मूले हैं जो अवकलन का विपरीत प्रक्रिया के समाकलन से हमको स्टैंडर्ड रूप से प्राप्त होते हैं। अब हम समाकलन की कुछ मूलभूत प्रमेय को, बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं जो हमको समाकलन करते वक्त इस्तेमाल होंगी, और ये खाली स्थान के प्रश्न भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी आते हैं, इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए आप लोग। पहला है कि अवकलन और समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित कर देती है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जब हम किसी फलन का समाकलन का चिन्ह दिया हो, एफ एक्स का फलन एफ एक्स है, उसका समाकलन और dx दिया है और सामने उसका अवकलन भी करे, तो ये अवकलन और समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ फलन प्राप्त होता है। तो ये खालिस्तान में एक प्रश्न आ सकता है। उसके बाद एक और चीज़ है, दूसरा मूलभूत चीज़ है इसमें कि हम एक अचर पद और एक फलन का गुणनफल, एक अचर पद और एक कोई भी फलन है उसके गुणा का समाकलन ज्ञात करें, तो वो समाकलन अचर पद को अलग कर दिया जाए और फलन का सिर्फ समाकलन कर दिया जाए, बाद में उन दोनों के आंसर को गुणा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि यदि एक अचर पद है और एक फलन है, फलन x का फॉर्म में रहेगा, अचर पद में x नहीं रहेगा, और x के सापेक्ष यदि हम समाकलन कर रहे हैं जिसमें x नहीं रहेगा वो अचर पद रहेगा, तो समाकलन करते वक्त अचर पद समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाता है और अंदर वही पद बच जाएंगे जो x के फॉर्म में है, फलन के रूप में है। तो ये दूसरा तुम्हारा मूलभूत प्रमेय था। अब हम तीसरे मूलभूत प्रमेय की तरफ जा रहे हैं, बेसिक चीज़ की तरफ, कि हमारे पास दो फलन हैं, उनका योग और धन हो, पहले जोड़ लिया जाए या पहले घटा दिया जाए, बाद में उसका समाकलन किया जाए, या फिर पहले अलग अलग दोनों का समाकलन कर दिया जाए फिर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो आंसर एक ही प्राप्त होता है। यानी कि सीधी सी बात कि दोनों फलन के बीच में यदि फल प्लस और माइनस योग और अंतर हो, तो आप समाकलन करते वक्त दोनों फलन को अलग अलग कर सकते हैं जब प्लस और माइनस हो। याद रखेंगे, सिर्फ धन और ऋण होने पर, गुणा और भाग होने पर यह स्थिति आप नहीं कर सकते। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाने जाएंगे जो आधारभूत प्रमेय हमने इस्तेमाल किया, और कुछ मूलभूत प्रमाणिक जो समाकलन का सूत्र हमने देखा उसको आधार बनाते हुए हमको प्रश्न बनाने हैं। मैं 7.1 का क्वेश्चंस बना रही हूँ। मेरे पास नवबोध की पुस्तक है, तो मैं इस नवबोध की पुस्तक से अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस बुक्स में आगे पीछे करके सेम रहते हैं। मैं ये अब नवबोध गणित की पुस्तक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी पुस्तक को ले सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस एक ही आधार पर बनते हैं। तो इस प्रश्नावली का मैं पहले क्वेश्चन को लिखा है मैंने। प्रश्न में दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन रूट x दिया हुआ है। हमारे पास ये भाग के फॉर्म दिया, और अभी तक हम धन और योग और अंतर का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो नियम है इसको उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो ये रूट x ये तीनों पद के नीचे आ जाएगा, तो मैंने तीनों पद के नीचे रूट x लिख लिया है। 4x अपॉन रूट x प्लस 5 अपॉन रूट x और dx। ये तो बेसिक है कि आधार के नंबरों को हम तीनों के नीचे लिख लिए। अब हमारे पास ये नियम है कि जब तीनों दो हो या तीन पद हो, dx हो, तो हम उसको समाकलन को अलग अलग कर सकते हैं धन और ऋण की स्थिति में। तो सेम यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं।
तो 3x² और ये जो x की घात वर्गमूल x की घात आधी है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस आधी dx हो जाएगा। फिर दूसरे पद को भी मैं अलग कर रही हूँ, 4x और x वर्गमूल x को ऊपर ले जाके x की घात ऋण आधा dx लिख लिया, प्लस फिर तीसरा पद 5 अपन वर्गमूल x, 5 और x की घात जो नीचे वर्गमूल x है उसको ले जाके ऊपर माइनस आधा dx लिख लिया। तो ये हम मूलभूत प्रमेय बेसिक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि dx समाकलन के यदि बीच में धन और ऋण का हो तो समाकलन के चिन्ह को अलग अलग किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा मूलभूत चीज़ों को हम देख रहे थे। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि कांस्टेंट टर्म्स यदि हम समाकलन करते हैं तो समाकलन से कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाता है और सिर्फ अंदर वही पद बच जाता है जो x के फॉर्म में हो, फलन के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर भी हमारे इस प्रश्न में देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 पद है, 3x² x, इसमें से 3 अचर पद है तो 3 समाकलन से बाहर आ गया। तो हमारे पास अब ये दोनों जानते हैं हम कि आधार समान है तो घात को जोड़ दिया जाता है, तो घात को यहाँ जोड़ दिया जा रहा है, 2 ऋण 1/2 dx। यहाँ पर भी सेम वही काम करते हैं, अचर पद 4 है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, x और इसकी घात 1 है तो आधार समान होने से इस दोनों की घातों को जोड़ दिया जा रहा है, गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है यदि आधार समान हो तो। यहाँ पर भी 5 अचर पद बाहर आ गया और x की यहाँ घात माइनस आधा एक ही पद है। तो यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए आप, तो आपके पास हुआ 3, x की घात लघुत्तम लेंगे आप तो आपके पास आ रहा है 4 ऋण 1 3/2 dx प्लस 4, x के 1 में से आधा घटाते हैं तो साफ है कि आधा बचेगा आपके पास dx प्लस 5, और यहाँ तो करने के लिए है नहीं। अब हम सब में तीनों में छोटा बना लिया। अब समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। तो समाकलन की प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती है, पहला मूलभूत प्रमेय क्या बोलता है समाकलन का, कि समाकलन में जितनी x की जितनी घात है वो घात में एक ऐड हो जाएगा और वो घात जितनी घात ऊपर दिखेगी उतनी ही घात को नीचे आपको लिखना है। तो सेम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो x की घात ये जो 3/2 है इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो वही चीज़ जो घात ऊपर लिखी है यहाँ पर n की जगह 3/2 है उसको हमने नीचे लिख लिया। सेम 4, x की घात ऊपर आधी है तो आधा में हम 1 समाकलन के नियम के अनुसार 1 जोड़ देंगे। अब जो घात ऊपर बनी उसी घात को आपको नीचे लिखना है। सेम यहाँ पर भी 5, x की घात ऊपर है माइनस आधा, अब हमको इसमें 1 ऐड करना है तो ये जो बना माइनस आधा धन 1 नीचे भी लिख लेंगे आप। तो आप इसको हल कर लीजिए और ये आपका आंसर है। 3x की घात हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 5/2 और नीचे भी ये आ रहा है आपका 5/2, तो आप इसको 2/5 भाग को गुणा के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर यदि नीचे ऐड करते हैं तो 3/2 आता है तो इसको 2/3 आप लिख लीजिए गुणा के फॉर्म में, और x की घात हो जाएगी 3/2। सेम यहाँ पर जब इसको ऐड करते हैं तो आधा आता है, आधा मतलब 1/2, 1/2 को गुणा के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 आया और x की घात आई 1/2। यह आंसर हो गया आपका सिंपल सा तरीका आधार का। अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रश्न में ये प्रश्न आया है हमारे पास, x ऋण x 1/x पूरी की घात 2। अभी तक हम मूलभूत आधार का प्रमेय पढ़े हैं। मूलभूत आधार के प्रमेय के अनुसार हम सिंपल इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, a का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है और ये b का फॉर्म है, प्लस b का स्क्वायर dx। तो हमने इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ताकि ये अलग अलग फॉर्म में बदल जाए, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में धन और ऋण होने से हमने क्या देखा कि समाकलन के चिन्ह को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये x² का पद dx लगा लीजिए, ये x और x कट के सिर्फ 2 बच रहा है तो उसके साथ लगा लीजिए dx, प्लस तीसरा पद हो गया 1/x² जिसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx। तो तीनों समाकलन का मूलभूत प्रमेय का हमने इस्तेमाल किया, तीनों को अलग अलग कर लिया। तो x² के समाकलन के चिन्ह में 1 जोड़ दिया जाता है तो 2 धन 1, तो नीचे भी 2 धन 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अचर पद है, अचर पद बाहर आ गया तो यहाँ अंदर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, और इसके समाकलन का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे तो 1 ऐड कर दिया जाए तो -2 धन 1। और हम जानते हैं कि अचर पद का समाकलन 1 का समाकलन होता है x।
तो यहाँ पर हो गया अपने पास x की घात 3/3 माइनस 2x प्लस x की घात -1 है और नीचे भी आ गया -1। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे तीसरा प्रश्न लिखा है मैंने x की घात n प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ पर छोटा करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास 3 फलन है, तीनों फलन को समाकलन को चिन्ह को अलग कर दिया जाए मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए, और हमने इसको तीनों को अलग कर दिया मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए। इस्तेमाल करने के बाद आपके पास देखिए किसका किसका फॉर्मूला अवेलेबल है। हम x की घात n का फॉर्मूला अवेलेबल है, x की घात n+1/n+1 लगा दिया। cos x का समाकलन हम लोग देख चुके हैं कि cos x का समाकलन होता है sin x, और स्क्वायरिंग में 2 समाकलन होता है, एक sec स्क्वायर x का और एक cosec स्क्वायर x का। तो ये cosec स्क्वायर x उसका फॉर्मूला होता है माइनस cot x। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ये तीसरा प्रश्न था। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को ले रही हूँ मैं। देखिए चौथे प्रश्न को लिया मैंने। सेम आप इस्तेमाल करेंगे x की घात n dx, मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए n की घात x dx। 4 पद है, चारों पदों में हम समाकलन के चिन्ह को अलग अलग कर दे रहे हैं x dx। अब आप देखिए किसका किसका फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। x की घात n का फॉर्मूला अवेलेबल है, x की घात n+1/n+1। ये a की घात x के फॉर्मूले में जाएगा, a की घात x log dx, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। यहाँ a की जगह n है, इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास a की घात x अपॉन लॉग a। a की जगह यहाँ n है, तो n की घात x का n की घात x अपॉन लॉग n, और आधार आपका e की घात x का समाकलन e की घात x होता था, और यहाँ पर x की घात 1 है, समाकलन का नियम में 1 ऐड हो जाएगा तो ऊपर जाएगी घात 2/2। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न लिया है मैंने 2/1 + x² + 3a की घात x। बीच में धन का साइन है, तो आप दोनों को समाकलन के चिन्ह को अलग कर सकते हैं। तो कब हम कर रहे हैं अलग, बीच में धन और ऋण का साइन हो तो हम समाकलन के चिन्ह को और dx को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। दूसरा नियम का लग रहा है इसमें कि अचर पद को आप बाहर करिए। अचर पद आप बाहर करिए, ये 2 अचर पद है, तो ऊपर 1 बचा 1 + x² dx। यहाँ पर अचर पद आपके पास 3 है, इसको बाहर करिए तो आपके पास अंदर एक ही फलन अंदर एक ही फलन बचना चाहिए। 2 फलन आता है तो आपके में दूसरा फलन गुणा का इस्तेमाल होगा, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमने अभी देखा था कि 1/1 + x² का समाकलन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। 3 अचर पद है, a की घात x के समाकलन का फॉर्मूला a की घात x अपॉन log a, बेस आधार e। ये हुआ अपने हमारे पास 5वां प्रश्न हल हुआ। इसी प्रकार मैंने एक 6वां प्रश्न भी लिया है। ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे प्रश्न को 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x² की x की घात 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये प्रश्न को देखने से आपको चरघातांकी श्रेणी कक्षा 11वीं का याद आ रहा होगा। यानी ये फॉर्मूला है e की घात x dx का। ये e की घात x का फॉर्मूला, साथ में dx लगा हुआ है, मैंने लगा दिया। तो e की घात x का समाकलन हम देखते हैं कि e की घात x होता है, और ये आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये याद होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, चरघातांकी श्रेणी। इसी प्रकार ये हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है। e की घात 5 log x, e की घात 4 log x, e की घात 3 log x और e की घात 2 log x। हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी और चरघातांक और लॉग के बीच में हम संबंध को देखेंगे, जो हम 11वीं क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला रूल ये बोलता है कि लॉग में जो सामने पद है वो घात में जा सकती है। यानी कि हम ये देखे हैं कि लॉग की घात x हो, n हो, तो वो n सामने आता है, ये हमने देखा है। यानी घात में n है तो वो सामने आ जाता है। यदि उल्टा करें तो n यदि गुणा में है तो वो घात में जा सकता है। उसी रूल का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने लिखा e की घात ये 5 x के ऊपर चला जाएगा, x की घात 5 ऋण ये 4 x के ऊपर चला जाएगा, log x की घात 4 अपॉन e की घात log x की घात 3 ऋण
ई की घात log x की घात 2। तो हमने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि log के सामने जो अचर पद था उसको हम घात में ले गए, तो सारे के ऊपर घात में चले गए अचर पद। दूसरा, हम ये log का सूत्र बेस चरघातांक श्रेणी में हम पढ़ चुकी, ई और log एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ यहाँ पर जो पद रहता है वो बच जाता है। तो यहाँ पर भी ई और log एक दूसरे को कैंसिल करके x की घात 5 बचेगी, या x की घात 4, या x की घात 3, और यहाँ x की घात 2 बचेगा। तो ई और log एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो x की घात 5 ऋण x की घात 4 अपॉन x की घात 3 ऋण x की घात 2 बचा। dx लगाते चलिए जब तक आप समाकलन नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि आप और कैसा छोटा बना सकते हैं। मेरे को ऊपर अंश में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में नहीं एक्स की घात 4 कॉमन दिख रही है, तो एक्स की घात 4 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचा। नीचे x की घात 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचा। उससे फ़ायदा ये हुआ कि x माइनस 1 का पद कट गया, तो x की घात 4 अपन x की घात 2, आप जानते हैं कि भाग करते वक्त आधार समान है तो घात घट जाती, 4 में से 2 घात को हटाकर तो 2 घात बची। तो हमारे पास शॉर्ट रूप में इतने बड़े पद का हल करके एक्स स्क्वायर आया। और अब आप समाकलन का इस्तेमाल करिए। समाकलन में आप एक घात को जोड़ देते हैं तो घात 2 है तो एक जोड़ देंगे तो 3 आएगा, जो जुड़ी हुई घात है वही नीचे लिख दी जाती है। तो ये हुआ आपके पास प्रश्न नंबर 7वां। उसी प्रकार में अब आगे की प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली के 7A पॉइंट 2 का कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ। इसमें पहले का पहला क्वेश्चन ये दिखा। जब इस क्वेश्चनों का हम करेंगे तो मैं कुछ हिंट देते आपको चलूँगी, उस हिंट को आप एक अलग से पेज में लिख लेंगे ताकि उस हिंट का इस्तेमाल हर क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस हिंट को दिमाग में बैठा लेंगे और अलग से पेज में लिखेंगे तो ये हर क्वेश्चन में फिट होता चले जाता है। तो आप स्क्वेयरिंग देख रहे हैं। अब प्रश्न क्या है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले वाले प्रश्न नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसका समाकलन नहीं होता है, परंतु आप कुछ 11 के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस समाकलन में बदल जाएगा जिसका सूत्र हम जानते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हम स्क्वायरिंग में देखे हैं कि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर ये दो ही का सूत्र होता है। हमारे पास कॉस स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं है, तो कॉस स्क्वायर का सूत्र का हिंट देखिए, मैंने अलग से आपको समझा रही हूँ पेज में लिखकर, आपको भी ऐसे नोट अलग से करके रखना है ताकि आपको ये याद रहे कि आपके प्रश्न में कभी भी समाकलन में स्क्वायरिंग आए, कॉस स्क्वायर आए या साइन स्क्वायर आए तो आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो कॉस स्क्वायर के लिए मैंने लिखा cos 2x का फॉर्मूला, हम 11वीं क्लास में cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, उस 4 फार्मूले में से एक फार्मूला ये होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये माइनस 1 इस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस 1 हो गया, 1 प्लस cos 2x हो गया, और यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर x। इस 2 को भी नीचे ले जाती हूँ तो ये हो गया, यानी कि वर्ग हट जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी cos स्क्वायर x आया तो उस प्रश्न में आपको समाकलन करते वक्त तो cos स्क्वायर x की जगह आपको इस्तेमाल करना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। तो आपका स्क्वेयरिंग होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें है कि x है तो जब इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो यहाँ डबल हो जा रहा है, cos 2x हो जा रहा है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ आए तो हम अपने प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर जब x था तो हमारा डबल होके 2x आया। जब यहाँ पर x बाय 2 है तो हमारे पास सवाल हो जाएगा 1 प्लस कॉस x बाय 2 का डबल x अपॉन 2। तो हमने किस सूत्र का इस्तेमाल किया, इस सूत्र का इस्तेमाल किया। तो याद रखिए cos स्क्वायर x का समाकलन करते वक्त आपको ये सूत्र का इस्तेमाल करना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यहाँ जितना एंगल है उसका डबल, तो यहाँ पर x बाय 2 एंगल था, यहाँ पर x एंगल हो गया। अब आप अपने रूल को फॉलो करिए तो ये दिख रहा है आपके पास 1 अपॉन 2 अलग से है, ये 1 अपॉन 2 और cos x अलग हो गया dx। समाकलन का मूलभूत चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अचर पद को बाहर कर दिया, 1 के साथ dx आएगा। इस वाले पद में भी अचर पद 1/2 है, इसको बाहर कर दिया है तो हमारे पास cos x dx आया। तो 1 अपॉन 2, 1 का समाकलन होता है x, ये 1 अपॉन 2 अचर पद, और cos x का समाकलन होता है sin x। ये आंसर आ गया। तो इस प्रश्नावली में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमको डायरेक्ट समाकलन का सूत्र नहीं मिलेगा, हमको 11 के सूत्रों की मदद से उसको ऐसे फॉर्म में बदलना है जिसका समाकलन का सूत्र हम जानते हैं। सेम ये देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न आया sin x इंटू सेक स्क्वायर x। अभी तक हम प्रश्न में देख रहे हैं बीच में धन और ऋण का चिन्ह होता था, उसको अलग अलग कर दिया जाता है, यहाँ गुणा का है
गुणा, और हम अभी तक गुणा के नियमों को नहीं देखे हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो इसको उस फॉर्म में बदलना है जिसका हम प्रामाणिक सूत्र पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर है, यदि हम देखें, एक sec x को मैंने वैसे ही रहने दिया, एक डबल sec स्क्वायर एक्स था, एक sec x को मैं नीचे ले जाके cos x लिख ले रही हूँ। एक sec x को नीचे ले जाके cos x इसलिए लिखा ताकि ये बन जाए तुम्हारे पास tan x। तो ये बन गया तुम्हारे पास tan x इंटू sec x। तो आप समाकलन के नियमों को, सूत्रों को याद करिए कि गुणा में आपके पास sec इंटू tan x का क्या सूत्र हम पढ़ के आए हैं, उसका सूत्र पढ़ के आए हैं sec x। तो ये समाकलन हो गया sec x, यानी कि हमारा सूत्र जो इसमें समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं था, परंतु हमने इस तरह से बदल लिया तो वो समाकलन के सूत्र में बदल जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न को देखेंगे आप। ये अपने पास है 4 × 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारे पास ऋण भी है पर भाग भी है। भाग है तो आप काम करिए, ये cos स्क्वायर x को दोनों के साथ लिख लीजिए। ये हुआ 4 अपॉन cos स्क्वायर x ऋण 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx आपने लिख लिया। अब बीच में ऋण का चिन्ह है तो दोनों के समाकलन के चिन्ह को मैं अलग अलग कर दूंगी, और लगे हाथ कांस्टेंट टर्म्स 5, 4 और 5 उसको मैं बाहर कर दूंगी। तो आपके पास बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर अचर पद को बाहर किया तो आपके पास बचा sin x अपॉन, नीचे cos स्क्वायर x 2 बार है, इसको मैं cos x इंटू cos x इस फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि इसको बदल सकूँ मैं tan x में। तो ये हुआ 4, ये cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x हुआ sec स्क्वायर x dx माइनस 5, ये हुआ आपके पास tan x, और 1 अपॉन cos x है तो ये हुआ sec x। ऐसा करने से हमारे पास ये सूत्र प्रामाणिक वाला अवेलेबल है कि sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और tan x इंटू sec x का समाकलन होता है sec x। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रामाणिक सूत्र में कौन कौन से सूत्र आपके पास समाकलन में अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखिए हर में आपके पास cos स्क्वायर x था, तो नेक्स्ट प्रश्न में भी आपके पास हर के पास cos स्क्वायर x है, ऊपर cos 2x है। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ x है और यहाँ पर 2x है, यानी कि यहाँ सिंगल कोण है तो यहाँ डबल कोण है। इसका मतलब हमारे पास ऊपर 11वीं के सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो हम बताए थे कि cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसके 4 सूत्र होते हैं, एक साइन वाला, एक कॉस वाला, एक जिसमें साइन कॉस दोनों रहता है, और एक tan वाला। तो यहाँ पर ये कॉस वाला लिखा है, मैं कॉस का ही सूत्र का इस्तेमाल क्यों करूँगी, क्योंकि मेरे हर में कॉस दिया हुआ है। यदि नीचे साइन दिया रहता है तो मैं cos 2x के साइन वाले सूत्र का इस्तेमाल करती। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन गया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और हर में अपने पास है cos स्क्वायर x dx। तो अब आप अंश हर में जो आया उस पद को दोनों के साथ लगाइए आप, 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx लिखा। अब आप देख लीजिए रहे हैं ये कैंसिल हो गया। अब ये बीच में माइनस का साइन है तो समाकलन चिन्ह को अलग अलग कर लीजिए और अचर पद को बाहर कर लीजिए। अचर पद बाहर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c बचा यानी कि 1 लिखकर dx लिख लीजिए। यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x का लिख लेंगे आप sec स्क्वायर x dx, और 1 का समाकलन होता है x माइनस sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x। तो ये आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो cos 2x के ही मैंने क्वेश्चन ऐसे इसलिए लिए क्योंकि cos 2x का भी मैंने आपको फॉर्मूला 11वीं का बताया है कि cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर भी हम उन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये दूसरी ध्यान देने योग्य आपके पास बातें रहेंगी। ये दूसरा हिंट लिख रही हूँ आपके पास कि जब आपके पास cos स्क्वायर x है तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर x हो तो आप क्या करेंगे। तो जब आपके पास sin स्क्वायर x हो उस कंडीशन में यहाँ पर cos x 2x का वो फॉर्मूला लिया जो cos के फॉर्म में है, तब आप यहाँ पर वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो sin के फॉर्म में है, और वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। 4 फार्मूले में से 2 फार्मूला आपके सामने मैंने लिख चुका है। cos 2x का एक फार्मूला sin के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
तो यहाँ से इस नेगेटिव टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो आप 2 sin स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस cos 2x इस तरफ आ गया, इस 2 को हटाएंगे तो ये अपॉन 2 हो गया। तो आपके पास प्रश्न में जब sin स्क्वायर एक्स, जब भी समाकलन करते वक्त sin स्क्वायर एक्स हो तो आप उसको बदल दीजिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए हिंट में कि cos स्क्वायर एक्स का समाकलन करते वक्त आपको 1 प्लस cos 2 प्लस के फॉर्म में आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, डबल एंगल हो जाएगा, sin स्क्वायर रहेगा तो आपके पास डबल एंगल हो जाएगा, परंतु 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आएगा। तो आपके पास साइन स्क्वायर का भी अवकलन हो गया, कॉस स्क्वायर का भी अवकलन हो गया, और हमारे पास जब सूत्र मैंने लिखवाया था उसमें आप लोगों को देखा था और किसका स्क्वायरिंग अवेलेबल था, सेक स्क्वायर का स्क्वायरिंग अवेलेबल था, कॉसेक स्क्वायर का अवेलेबल था। इसका मतलब स्क्वायरिंग में 6 त्रिकोणमितीय पद होते हैं, 2 पहले से प्रमाणिक रूप में आपके पास अवेलेबल थे, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, और 2 का मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कॉसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर का कैसे करना है। तो बच गया 4 हो चुके त्रिकोणमितीय पद। तो उसके बाद यदि बोलो कि 2 तो त्रिकोणमितीय पद बच गए हैं, वो पद है अपने पास tan स्क्वायर एक्स। यदि tan के स्क्वायरिंग में आए तो आप हम 10वीं क्लास में फॉर्मूला देख चुके, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप उस कंडीशन में tan स्क्वायर एक्स को 1 को इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का सूत्र हम जानते हैं। सिमिलरली आपके पास यदि tan स्क्वायर एक्स की जगह cot स्क्वायर एक्स हो तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, cosec स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास, इस फॉर्मूले को 1 को इस तरफ ले जाइए तो ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया वर्ग, समाकलन में यदि वर्ग हो तो साइन स्क्वायर एक्स का वर्ग हो तो ऐसा तोड़िए, कॉस स्क्वायर एक्स का वर्ग हो तो ऐसा तोड़िए, tan स्क्वायर एक्स का वर्ग हो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए, कॉट स्क्वायर एक्स का वर्ग हो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए। अब हमारे पास ये 4 हिंट हो चुके, 5वां हिंट का इस्तेमाल देखिए। आपके पास 1 के साथ cos 2x हो माइनस के फॉर्म में, तो आप हमेशा साइन वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये माइनस का चिन्ह, और जब खोलेंगे आप तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उस कंडीशन में आपके पास 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अगला हिंट है, यदि आपके पास 1 प्लस cos 2x हो, यदि 1 के साथ cos हो तो बहुत खुश हो जाइए आप। 1 के साथ माइनस में cos में फॉर्म हो तो साइन का फॉर्मूला लगाइए, 1 के साथ प्लस में 1 हो तो उस वक्त cos का फॉर्मूला लगाइए। cos का फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। हमारा मेन एम है कि इस 1 को हटा दिया जाए, तो ये 1 और 1 कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। तो हम वापस अपने प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा प्रश्न था, ये देखिए, सेम उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे प्लस का फॉर्म है तो आपको प्लस के फॉर्म में cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 और 1 कैंसिल होकर आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 कैंसिल होकर आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। तो स्क्वायरिंग आया, स्क्वायरिंग में हम देख चुके हैं कि जब tan स्क्वायर एक्स हो तो आपको उसको बदलना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो ये tan स्क्वायर एक्स है, हम इसको बदलेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। क्यों बदल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर एक्स के समाकलन का कोई सूत्र नहीं होता। यदि हम इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल देंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर के एक्स के समाकलन का सूत्र होता है tan एक्स। तो मैंने इसको अलग अलग फॉर्म में कर दी, तो सेक स्क्वायर का समाकलन हुआ tan एक्स, माइनस 1 का समाकलन हुआ x, और ये आंसर हो गया। तो आज हमने त्रिकोणमिति के प्रामाणिक सूत्रों को देखा, और उन सूत्रों की मदद से ही हम क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।